प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे केंद्र में है ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी जिन्होंने करिश्माई तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने वजूद को कुछ महीने पहले एक बार पुनः साबित किया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावों के विपरीत उन्होंने पिछली बार से भी कहीं ज्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में अपनी ताकत का एहसास कराया था। वो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में करिश्माई जीत लगातार हासिल करती आ रही हैं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, अब पूरी दमखम के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही है। इन दोनों वह दिल्ली में है। दिल्ली में वह केवल मेल मुलाकात नहीं कर रही है बल्कि अपने संगठन का विस्तार करने की कोशिश भी कर रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर चुनौती देने की कोशिश कर रही है, वहां पर अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भूल ममता बनर्जी अब स्वयं को प्रधानमंत्री पद के रूप में एक उम्मीदवार के तौर पर साबित करना चाह रही है? इसी के केंद्र में आज का हमारा विषय है, ममता की तैयारी किस पर भारी। समझने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी की इन कोशिशों से भाजपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं या आसान हो रही हैं। जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस जो इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है, क्या इस कदर कमजोर हो गया है कि क्षेत्रीय दल भी अब उसकी मौजूदगी और उसके वजूद को खारिज करते हुए स्पष्ट तौर पर अपनी दावेदारी को सिरे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां एक और कांग्रेस पार्टी संयुक्त विपक्ष बनाकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी बाकी विपक्ष की गोलबंदी कर कांग्रेस को साइड कर भाजपा के सम्मुख खड़े होने की कोशिश में है। आखिर इसका फायदा मिलने किसको जा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। और यह समझने की कोशिश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ममता बनर्जी पुराने कांग्रेसियों को तृणमूल कांग्रेस में नई जगह देती हुई दिखाई दे रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सुष्मिता देव, जो पुराने कांग्रेसी खानदान से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा और बदले में राज्यसभा का पुरस्कार पाया। इसी प्रकार से गोवा के मुख्यमंत्री रहे फ्लेरियो, जो राष्ट्रीय महासचिव भी थे कांग्रेस के, उन्होंने भी अचानक ममता बनर्जी की प्रशंसा की झड़ी लगाई, कुछ ही देर में तृणमूल कांग्रेस में शामिल भी हुए और बदले में राज्यसभा पाए। अब अशोक तंवर, पवन कुमार वर्मा, कीर्ति आजाद, एक लंबी फेहरिस्त, एक खत्म न होने वाला सिलसिला शुरू हो रखा है अपने अपने दलों को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस की नाव में बैठकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की नदी को पार करने का। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, ये जानने में भी दिलचस्पी है। चार खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और भारत की राजनीति के वर्तमान और भविष्य को लेकर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महत्वाकांक्षाओं को समर्पित है। हमारा विचार ये कहता है कि एम्बिशन इज लाइक अ लव, इम्पेशेंट बोथ ऑफ डिलेज एंड राइवल्स। अर्थात महत्वाकांक्षा प्रेम की तरह होती है, विलंबों और प्रतिद्वंदियों दोनों के प्रति अधीर है। जॉन डेनहम ने जो ये सूक्ति दी है, क्या ममता बनर्जी के संदर्भ में ये सूक्ति खरा उतरती है, ये आप दर्शकों के लिए विचार का विषय होना चाहिए। हम इसी की रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन अजय यादव जी हैं। कैप्टन अजय यादव जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक गंभीर नाम है। हरियाणा में कई वर्षों तक मंत्री रहे, विधायक रहे, वह हमारे साथ है। हमारे साथ बप्पा चटर्जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को खासी फुर्सत उन्होंने दे रखी है। शायद इसी का नतीजा है कि अब ममता बनर्जी के पास देश के स्तर पर सक्रिय होने का पूरा मौका है। समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि ममता बनर्जी के लिए राह आसान करने के मायने आने वाले समय में अपने लिए राह आसान करना या मुश्किल। हमारे साथ में श्रवण गर्ग जी जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने पत्रकार, वह हमारे साथ में है। और कुछ ही देर में हमारे साथ में अशोक झा जी भी होंगे, जो तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। चर्चा की शुरुआत बप्पा चटर्जी जी से ही करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी को कहां आप पश्चिम बंगाल में ही जमींदोज करने का दावा करते थे बप्पा जी, और हालत यह है पश्चिम बंगाल में भाजपा को पूरी तरीके से रौंदने के बाद ममता बनर्जी अब दिल्ली पर चढ़ाई करती हुई दिख रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, इस विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आप सभी को
शुभ संध्या ज्ञापन करता हूँ। और आपने जो सवाल उठाया, जो मुद्दा रखा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन आपने जो बात कहा है, मैं इस बात से थोड़ा असहमत हूँ। आपने कहा है कि भाजपा को पूरी तरह से रौंद दिया है, तो इस बात के मैं मैंने पूरी तरह से आपका इस बात को नकारता हूँ, क्योंकि अगर ममता दीदी पूरी तरह से रौंदती तो बंगाल में आज सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी भाजपा को नहीं बनाते बंगाल के लोग। बंगाल में आज 77 सीट बीजेपी जीत के आई है, 77 सीट, जबकि बीजेपी का बंगाल में मात्र 3 सीट हुआ करता था। ये बात सही है कि हम लोग 2 सीट की दावा कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहती है राजनीति में, ये हम सभी को पता है। कुछ भूल चूक, गलती और कुछ मिस्टेक्स के कारण थे, जिसको हम लोगों ने आने वाले दिन के लिए सोच के रखा है। हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्वगण है, जो आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, वो निस्संदेह इसके ऊपर सोच विचार निश्चित रूप से करेंगी। लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट रूप से तैयार है कि बंगाल की जनता एक तरफा मैंडेट दी है, ममता बनर्जी जी को मैंडेट दी है। और सेकेंडली, ऑपोजिशन अगर किसी को रखी है तो वो ना तो वो यहाँ वाम को रखी है, जिसका 34 साल तक शासन रहा, ना तो कांग्रेस को वहां पर ही कोई जमीन दिया गया है। सिर्फ एकमात्र ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को रखी है। और ये आने वाले दिन से बंगाल की जनता हम लोगों को बता रही है कि हम लोग अगर अपना गलती से सीख ले तो आने वाले दिन पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा जी, भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन वस्तुतः हमारी चर्चा का विषय नहीं है, पर रौंदने के संदर्भ में जिक्र इसलिए करना पड़ा कि आपने 70 सीटें जीती, 3 के मुकाबले 70 देखी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पर जीतने के बाद से जिस तरीके से भाजपा के पके हुए फल टूट टूट कर तृणमूल कांग्रेस की झोली में जा रहे हैं, इसके कारण भी ये टिप्पणी करना जरूरी लगा। बाबुल सुप्रियो जैसे लोग मंत्री पद छोड़, सांसदी छोड़, तृणमूल कांग्रेस के साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए भी ऐसा करना पड़ा। पर आपसे समझने का विषय दूसरा है, पश्चिम बंगाल विषय नहीं है। विषय ये समझने का है कि क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का दमखम बप्पा चटर्जी महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय फलक पर भी वो वैसा चमत्कार कर सकती हैं जैसा चमत्कार उन्होंने पश्चिम बंगाल में कर दिखाया। कांग्रेस से नाराज होकर अपनी मूल संस्था से नाता छोड़कर उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। इतनी हिम्मत, इतना जुझारूपन कि अगर ज्योति बसु के दौर में राइटर्स बिल्डिंग में उनके साथ बस सुलूकी हुई तो उन्होंने संकल्प लिया कि इस बिल्डिंग में अब तभी दाखिल होंगी जब मुख्यमंत्री होंगी। ऐसी संकल्प शक्ति की जिनकी धनी होने के कारण से सराहना होती है, क्या ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सफलता देश में भी दोहरा सकती है? इस पर बप्पा चटर्जी की राय बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जमीन की वस्तुस्थिति का पता है। इस पर आपकी टिप्पणी। जी, निश्चित रूप से मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। विषय यह है कि देखिए, ममता बनर्जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक जुझारू नेत्री है, लेकिन जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में ग्रहणयोग्यता की अगर बात करें, एक्सेप्शन की अगर बात करें, उनकी एक्सेप्टेंस की, तो पूरे भारतवर्ष से कुछ कुछ नेता को चुन के अगर वो सोच रही है कि पूरा भारतवर्ष में उनका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि संगठन खड़ा करना पड़ता है इसके पीछे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की जरूरत होती है, जो मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है। और अभी 2024 तक उसको खड़ा कर पाना पूरे देश पे वो एकदम एक तरह से असंभव है। लेकिन चूंकि बंगाल की एक जुझारू नेत्री है, वो आज बंगाल से हट के दूसरे प्रांतों पे जा रही है भारतवर्ष के, क्योंकि 2024 में उन्होंने भी लक्ष्य रखा है कि उनको भी पीएम बनना है। अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इच्छा कोई भी रख सकता है। लेकिन मजा का बात यह है कि बंगाल छोड़ के वो दूसरे प्रांत पे जाके संगठन का डेवलपमेंट नहीं कर रही है। वो बंगाल पे तृणमूल कांग्रेस का जो संत्रास चल रहा है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो नैराज्य चल रहा है, जो अपशासन चल रहा है,
जो हर एक क्षेत्र पे, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र पे बोलिए, चाहे रोजगार के क्षेत्र पे बोलिए, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र पे बोलिए, कहीं भी आप अगर बात कर रहे तो बंगाल सरकार पूरी तरह से घोटाले पे लिप्त है। और इसके सरगना नो डाउट माननीय ममता बनर्जी जी ही है, क्योंकि वही उनकी लीडर है और वही उनकी मेन चेहरा है। तो इस चेहरे के साथ आज वो त्रिपुरा जा रही है। त्रिपुरा में जाके उनके जो अराजक तत्व है, वहां जाके वो जी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहे, वहां पर ही वो लोग कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं। लेकिन वहां जाके वो लोग वहां का परिवेश को अशांत कर रहे हैं, वहां के पब्लिक को वो लोग अलग तरीका का एक वार्ता पहुंचाने जा रहे हैं। और वहां भेज रहे हैं किसको? जो लोग चीट फंड में पूरे त्रिपुरा को लूट खसोट के रख दिए थे, जिनको भेजा है वो लोग कौन है? वो लोग खुद खड़ा होके बोले हैं कि चिट फंड का अगर कोई मेन पैसा लूटने वाला कोई अगर है तो वो ममता बनर्जी खुद है। उनका सारे मीडिया, आप लोगों ने वो विषय को जन समक्ष में रखा है। तो आज परिस्थिति इस जगह पे है। ये माननीय ममता बनर्जी अभी पूरे देश का जो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, इसको मैं पॉलिटिकल टूरिज्म ही बताऊंगा, क्योंकि वो जो ये टूरिज्म कर रही है 2024 का उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य एक और एक ही है कि बंगाल में जो चल रहा है उससे सबका नजर हटाया जाए। बंगाल में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे नजर फेर दिया जाए। बंगाल में आज संतरासवाद, अलगाववाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे नजर फेर दिया जाए। ये नेशनल पॉलिटिक्स में उतर के वो और कुछ नहीं, वो खुद भी जानती है कि उनके लिए प्रधानमंत्री बनना, तब क्या राहुल गांधी छोड़ देंगे? पूरे कांग्रेस, बसपा, सपा और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सब मिलके क्या ममता बनर्जी जी का समर्थन कर देंगे? अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बप्पा चटर्जी ममता बनर्जी को एक जुझारू नेत्री तो मानते हैं, पर उनकी इन कोशिशों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकार विफल हो रही है, उससे ध्यान बटाने के लिए ऐसा हो रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। पर क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो तमाम कांग्रेस के जिम्मेदार लोग कूद कूद कर तृणमूल कांग्रेस का साथ क्यों पकड़ रहे हैं? कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ हैं। राहुल गांधी बड़ी संजीदगी के साथ एक बार फिर चुनौती देने की तैयारी में है। तमाम लोग मानते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ऐसी मान्यता के बीच कैप्टन साहब, ममता बनर्जी कांग्रेस में ही सेंधमारी करते हुए राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा की चुनौती को उन्होंने ध्वस्त किया है, क्या उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हमें गंभीरता से लेना चाहिए? क्या कांग्रेस उनकी कोशिशों को गंभीरता से ले रही है, या अभी भी आप इस गलतफहमी में हैं कि नहीं वो इतनी सक्रियता इसलिए है क्योंकि वो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनवाना चाहती है, इसलिए सबको एकजुट कर रही है? क्या मानते हैं कैप्टन साहब? नहीं, देखिए ऐसा है, वो की कहावत है ना, मुरारी लाल के हसीन सपने। ये ममता बनर्जी की सोच है कि वो राज्यसभा का प्रलोभन देके सुष्मिता देव को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे फलेरो, उनको राज्यसभा का प्रलोभन देके ले लिया। अभी आप देखिए सुष्मिता देव अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाई। उधर अशोक तंवर हैं, वो उनको NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन अपना चुनाव बुरी तरह हार गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ममता बनर्जी का जो प्रयास है वो भाजपा को फायदा देने के लिए कार्य कर रही हैं। जो काम त्रिपुरा में कर रही हैं वहां पर भी इनका कोई जनाधार नहीं है। जो अभी प्रवक्ता थे भाजपा के, वो सही कह रहे थे कि ममता बनर्जी जो है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं को दबाने के लिए वो चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पे वो अपना नाम कमाएं। लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि जिस प्रकार से वो चल रही हैं उससे राष्ट्रीय तौर पे उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और जिसका उनको रिजल्ट त्रिपुरा में मिल जाएगा। त्रिपुरा में जिस प्रकार से वहाँ ना तो जमीनी इनके पास कार्यकर्ता है, और मैं समझता हूँ कि अशोक तंवर जो हैं जब PCC के अध्यक्ष थे तो यहाँ पर कांग्रेस के को बड़ी विफलता से उन्होंने कार्य किया। अब जो है सुष्मिता देव हैं, आप बताइए कि
वो आसाम से है, और आसाम में टीएमसी का क्या है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब कीर्ति आजाद है, आप बताइए उन्होंने कौन सा कारनामा कर दिया? ना बिहार में उनकी पकड़ है, ना उनकी दिल्ली में पकड़ है। तो इस तरीके से करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा की बी टीम बनती जा रही है। भाजपा की बी टीम बनती जा रही है, ये कैप्टन अजय यादव साहब आप आकलन दे रहे हैं, पर ममता बनर्जी के इतिहास पे दृष्टि डालेंगे। ममता बनर्जी 15 साल की उम्र में राजनीति में आती है। 1984 में देश की सबसे युवा सांसद बनने में तब सफल होती है जब वो सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को चुनाव हरा देती हैं। कांग्रेस से नाराज होकर अपना संगठन बनाती हैं और वामपंथियों के 3 दशक से जमे हुए शासन को उखाड़ फेंकती हैं। उसके बाद लगातार 3 चुनावों में करिश्माई जीत दर्ज कराती हैं। ऐसा अपने आप को निरंतर साबित करती आ रही नेता का प्रयास क्या वाकई इतने हल्के से लिया जाना चाहिए? आपके पास तो स्वयं बड़ा लंबा राजनीतिक तजुर्बा है। क्या ममता बनर्जी की सफलताएं आपको सशंकित नहीं करती? क्या गंभीरता से लेने के लिए बाध्य नहीं करती उनकी कोशिशों को? या आप भी बप्पा चटर्जी की तरीके से ही रहना चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में टीएमसी का कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, केरला में कुछ नहीं है, आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं है, आपके कर्नाटका में कुछ नहीं है, उनका जो जनाधार है वो केवल बंगाल तक सीमित है। वो थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में उनका थोड़ा बहुत वो भी जो है डिफेक्शन से वो उस लोगों को ले रही है। मुझे लगता नहीं है कि वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी का मुकाबला कर सकती हैं। वो केवल डैमेज कर रही है। कैप्टन साहब आपसे, ममता बनर्जी कुछ साबित नहीं कर सकती है, लेकिन कांग्रेस की इस विफलता को क्या कहेंगे? वो कांग्रेस पार्टी जिसके संदर्भ में कई राजनीतिक प्रेक्षक ये आकलन कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने कुर्बानी दे दी। 40 सीटें जीतने वाली पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 1 सीट के लिए तरस गई। इस विधानसभा चुनाव में उन ममता बनर्जी को कांग्रेस राजी क्यों नहीं कर पाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर उम्मीदवार बनाने के लिए? क्या ऐसा कारण हो गया जिसके चलते ममता बनर्जी कांग्रेस का विकल्प बन रही है मोदी जी के सामने? कुछ नहीं है। ममता बनर्जी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे कहीं खड़ी नहीं हो पाती हैं। राजस्थान में उनका कुछ नहीं है, सबसे बड़ा प्रदेश है। हरियाणा में कुछ नहीं है, पंजाब में कुछ नहीं है। मैं कितने स्टेट आपको गिनाऊं जहां पर ममता बनर्जी का कुछ भी नहीं है। केवल प्रलोभन देकर राज्यसभा की सीट देकर वो अपनी वाह लूट रही हैं। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए वो लोगों का ध्यान बांट रही हैं। आप मुझे बताइए, क्या समाजवादी पार्टी टीएमसी से गठजोड़ करेगी? क्या आंध्र प्रदेश में कोई इनसे गठजोड़ करेगा? क्या हरियाणा में कोई इनसे गठजोड़ करेगा? कोई बिहार में इनसे गठजोड़ करेगा? मेरा कहने का मकसद ये है कि वो मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि मुरारी लाल के हसीन सपने देख रही हैं, उनको अपने बंगाल पे ही ध्यान देना चाहिए। बंगाल में उनकी जमीन खिसक जाएगी अगर इसी तरीके से चले। वो केवल कांग्रेस और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें उनको कमजोर करने में लगी। मेरा यही अपना कहना है। कैप्टन अजय यादव ने तो सीधा तौर पर नसीहत दे दी ममता बनर्जी को, जो जमीन है वो भी खो देंगी, बाकी कुछ होने जाने वाला नहीं है। मेरे साथ में अशोक झा जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा प्रवक्ता ममता बनर्जी की इन कोशिशों को कतई गंभीरता से नहीं लेते, और कैप्टन अजय यादव जो 4 दशक की राजनीति का अनुभव रखते हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है ममता बनर्जी के पल्ले में है क्या। पश्चिम बंगाल से बाहर जो वो ऐसे मंसूबे बांध रही हैं, कुल मिला के भाजपा की बी टीम बनती जा रही हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर कर रही हैं। क्या कहना है अशोक झा जी आपका? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जिन लोगों ने ममता बनर्जी के बारे में ये सब बात बोल रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी आसमान से टपक के नेत्री नहीं बनी है। जन आधार है उनके पास, और पश्चिम बंगाल के अंदर वो एक ऐसी नेत्री है जिस नेत्री के बारे में लोगों को ये सोचना है कि ये माने जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको हमको लगता है कि सर खुद ही जो है एक आतंकवादी भाव से ग्रसित है। जी,
पर जहां साहब सवाल इस बात का, उन्होंने बात गलत क्या कह दी? उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए पश्चिम बंगाल से बाहर जो तमाम राज्य हैं उनमें भी कुछ वजूद चाहिए। ममता बनर्जी या उनकी पार्टी का वजूद है कहाँ? बिहार में कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है, झारखंड में कहाँ है, हरियाणा में कहाँ है, तमिलनाडु, केरल? सवाल तो जायज है ना अशोक झा साहब? खारिज कर देंगे आप 2-4 नेताओं को राज्यसभा की सीट की रेवड़ी बांटने मात्र से? संगठन भी खड़ा हो जाएगा, जनता का समर्थन भी आ जाएगा, और जो करिश्माई 272 सीटें चाहिए उसके आसपास का आंकड़ा भी जुड़ जाएगा। वाकई नहीं, आपको ये इस बात से कोई संदेह है क्या कि ममता बनर्जी सर्वभारतीय स्तर की नेत्री नहीं है? जी मैं अशोक जी, आज के समय में ममता बनर्जी को छोड़ के भारतवर्ष में कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है के माध्यम से हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उसे क्या, किस नजर से देख रहे हैं। भाई मेरी नजर की बात नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बताइए ना किस नजर से देखना चाहिए जनाब। आप तो एक एक वाक्य में अपने नेता के समर्थन में बोलने के लिए ऐसा लग रहा है आपके पास भी शब्द कम पड़ रहे हैं। बाकी जितने नेता हैं वो तो खुल के बता रहे हैं क्यों नहीं उन्हें गंभीरता से ले सकते, पर जहां तो प्रति प्रश्न करके ही अपने दायित्व की पूर्ति कर ले रहे हैं। क्या आपके पास बताने के लिए है कि ममता बनर्जी को 2024 के संदर्भ में वाकई नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनौती के रूप में लेना है, या नरेंद्र मोदी ना रहे इसकी कोशिशों में ममता बनर्जी और बाकी वो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई दावेदार नहीं है? थोड़ा आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं? आपको ये समझ में आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में सारे भारत के जो जनमत है वो एकमात्र नेत्री है ममता बंदोपाध्याय, जिसने पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी ने तो पूरा फोर्स लगा दिया था पश्चिम बंगाल में, तो उनके पास में कोई कुछ नहीं है। और ममता बनर्जी के पास में आज के समय में सबूत साथी है, उनके पास में कल्याणश्री कन्याश्री योजना है, उनके पास दिशा है, उसके बाद ई समाधान है, उसके बाद कृषि विभाग है, उसके पास क्या नहीं है। वो सारे विचारधाराओं को लेकर पश्चिम बंगाल ही नहीं सारे भारतवर्ष में, मेरे भाई आप इस बात को मान के चलो कि हम लोग ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान बनेंगे। और इंसान के नाम पे ममता बनर्जी सारे भारतवर्ष की एक ऐसी नेत्री है जो सार्वभौमिकता में विश्वास करती है, जो में विश्वास करती है, जिसके पास सोच है और जिसके पास एक मिशन है, और वो मिशन भारतवर्ष में आज के समय में भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं उनके चेयर का आदर करता हूँ। लेकिन जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री ने देश को विघटनकारी तत्वों के हाथ में की साजिश कर रखा, रानी अंबानी के हाथों में देश को बेचने की साजिश कर रहा है, आप उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? और ममता बनर्जी सच्चाई की प्रतीक है, ममता बनर्जी स्ट्रगल करके आई है, ममता बनर्जी जमीन से आई है और वो आसमान से टपक के नहीं आई है। सज्जन बोल रहे थे कांग्रेस वाले ने उनको ये बनाया वो बनाया। अरे भाई, ममता बनर्जी जब युवा कांग्रेस में की अध्यक्ष थी उस वक्त में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को कांग्रेस के नींव को मजबूत किया, लेकिन आज के समय में कांग्रेस के लोग ठंडे घर में बैठे हैं और सारे निकम्मे लोग देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अशोक झा जी अभिभूत है, ममता बनर्जी के मुकाबले और कोई नेता नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए देश में दिख कहां रहा है? जो कुछ भी दिख रही है वो केवल ममता बनर्जी दिख रही है। बप्पा चटर्जी जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेकिन चटर्जी साहब उससे पहले मैं श्रवणगिरी जी की टिप्पणी लेना चाहता हूं इस पूरे परिदृश्य को लेके, और उनसे समझना चाहता हूं श्रवण जी कि कुल मिला के ममता बनर्जी की ये कोशिशें उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाती हैं, या वाकई गंभीरता से हमें उन्हें लेने की कोशिश भी अब करनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा जानना चाहता हूं कि क्या ममता बनर्जी की यह अतिरिक्त सतर्कता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष की जो रणनीति की बात चल रही थी उसके ध्वस्त होने का ऐलान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कम से कम किसी और के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़े, ऐसे हालात अभी तो दिखते नहीं। तो कुल मिला देखिए, मैं हिमांशु जी 2-3 नजरियों से देखता हूं पूरी चीज को। एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ममता बनर्जी से डरी हुई हैं।
जी मतलब आज जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बजाय ममता से ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि ममता को ये लगता है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ कोई मोर्चा लेने को तैयार नहीं है, किसी तरह की कोई बात करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए ये जो ममता बनर्जी कर रही हैं, एक भ्रम निकाल देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और जो जी कांग्रेस के बैठे हैं, कि ममता बनर्जी कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए काम नहीं कर रही हैं। और जो गिनाए गए हैं, जिन राज्यों को गिनाया गया है कि किन किन राज्यों में ममता बनर्जी की कोई ताकत नहीं है, ममता बनर्जी उन राज्यों को बिल्कुल नहीं छू रही हैं जहां कांग्रेस या तो मुख्य विपक्षी दल है या कांग्रेस सत्ता में है। वो उन राज्यों में जा ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं जा रही। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अखिलेश का समर्थन करेंगी अगर वो मांग करेंगे तो। ममता बनर्जी इस समय सिर्फ गोवा और त्रिपुरा में जा रही हैं जहां उनको लगता है कि बहुत संभावनाएं, त्रिपुरा में तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, और उत्तर पूर्व के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत जरूरी है। और गोवा में कांग्रेस लगभग समाप्त है, वहां कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। और अगर ममता की पार्टी वहां गोवा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को बिल्कुल वहां बहुत नुकसान होगा। तो ये चीज समझना चाहिए। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि देश में अब राजनीति जो है विपक्ष की बदल रही है। अब मतलब कांग्रेस जो है वो बहुत लंबे समय तक विपक्ष का चेहरा बन नहीं सकती। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को हाल के विधानसभा चुनाव में और 2 उपचुनाव में, एक उनका खुद का भवानीपुर का और फिर अभी हाल के जो चुनाव हुए विधानसभाओं की सीटों के, मतलब वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त हो गई अभी जो उपचुनाव हुए उनमें। तो जी अब जो ममता बनर्जी की नाराजगी है वो आप समझें कि मोदी के प्रति मतलब इतनी जबरदस्त है जितने की सोनिया गांधी के और प्रियंका गांधी के मन में नहीं हो सकती। विधानसभा चुनाव में जिस तरह की कटुता और उसके बाद में राज्यपाल और उनके बीच में जिस तरह का तनाव चला है वहां, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ममता बनर्जी विपक्ष की एकता की बहुत बड़ी दूरी बनने वाली है। और ये विपक्ष की एकता बगैर कांग्रेस के होगी। मतलब आपने देखी कि सोनिया गांधी ने आज मिलने से मना कर दिया, उनको टाइम नहीं दिया और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो सोनिया गांधी इस बात को लेकर काफी नाराज हो सकती हैं कि कांग्रेस के लोगों को वो तोड़ रही हैं। तो कांग्रेस को तोड़ रही है। तो जो तृणमूल कांग्रेस में इस समय जो विचार है कि अगर आपको अपनी जमीन तैयार करना है तो दूसरों की जमीन आपको छीनना पड़ेगी। और उसमें ममता बनर्जी कोई इस तरह का काम कर रही हो कि उन्होंने अगर कीर्ति आजाद को ले लिया तो कीर्ति आजाद उनके लिए, कांग्रेस के लिए कितने उपयोगी थे। पवन खेड़ा ने जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है कीर्ति आजाद के जाने को लेकर, या पवन वर्मा के जाने को लेकर जेडीयू में या कांग्रेस में या किसी भी दल में कोई हलचल नहीं है, तो क्यों परेशान होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को? और क्यों ये कहना चाहिए कि वो राज्यसभा की सीटें ऑफर कर रही हैं और वो उनको लालच दे रही हैं? और जिस तरह की प्रतिक्रिया अधीर रंजन ने दी है, जो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस लोगों को ले रही है, तो उससे लगता है कि काफी कांग्रेस बिल्कुल हिली हुई है। जो परंपरागत जो आपका विपक्ष है वो विपक्ष अब खत्म हो गया है हिमांशु जी। अब एक नया विपक्ष देश में जन्म ले रहा है और उसके जो नए विपक्ष के जो सारे नेता हैं उनके चेहरे भी आपको बदले हुए मिलेंगे। दक्षिण में आपको स्टालिन मिल रहे हैं, आंध्र में आपको अन्य आदमी मिल रहे हैं, तो ये तमाम चेहरे, अखिलेश मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये तमाम लोग जो हैं, हरियाणा में उन्होंने तंवर को चुना है जो कांग्रेस में थे पहले और राहुल गांधी के काफी नजदीक थे। तो मुझे लगता है कि इस समय ये भारतीय जनता पार्टी जो डरी हुई है वो ममता बनर्जी से डरी हुई है, क्योंकि वो अब दिल्ली आकर बैठ सकती हैं
और विपक्ष की राजनीति कर सकती हैं, पश्चिम बंगाल को किसी और को सौंप सकती हैं। और पिछली बार जो उनको 12 सीटों का नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी के हाथों, 22 ही सीटें मिली थी 42 में से, तो आप इस बार मान के चलिए कि 42 में से 40 सीटें, 38 सीटें या 42 के 42 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है। श्रवण जी, मेरे और 2-3 सवाल है आपके इस आकलन के बीच में, माफी के साथ में मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं, लेकिन आपसे वो सवालों पर भी नजरिए की जरूरत है। ममता बनर्जी के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं, पर आप जिस प्रकार के विपक्ष की संरचना का आकलन कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को तो ममता बनर्जी जब निपटाएंगी तब निपटाएंगी, पर उससे पहले कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जरूर निपटा देंगी? क्या ऐसा आकलन आप कर पा रहे हैं? एक सवाल। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ अचानक ममता बनर्जी की अतिरिक्त सक्रियता हुई है और पुराने कांग्रेसियों पे जो मेहरबानी हुई है, ये वस्तुतः ममता बनर्जी का अपना कदम है या उनके मुख्य सलाहकार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर का प्रतिशोध है? जो प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी में तलाश रहे थे, वो मामला सिरे नहीं चढ़ा, तो अब उस कांग्रेस से हिसाब किताब चुकता करने के लिए ममता बनर्जी का इस्तेमाल एक औजार के तौर पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दो विषयों के संदर्भ में आप सुधीर पत्रकार हैं, लगातार देश दुनिया पर निगाह रखते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी हमारे कार्यक्रम के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर ने और ममता बनर्जी ने काफी कोशिश की कि विपक्षी एकता में सोनिया गांधी को शामिल किया जाए, कांग्रेस शामिल हो, और उनके वो सारे प्रयास असफल हो गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी अभी भी जो बैठी हुई है आईफिल टावर के टॉप पर, उससे उतरने को नीचे तैयार नहीं है। तो ये कांग्रेस का भ्रम है कि वो अभी भी एक राष्ट्रीय दल है। देखिए, दो चीजें हिमांशु जी आप समझ लें कि ये जो भाजपा है, ये कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। आपको एक चीज ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल कुछ हिंदी भाषी राज्यों का दल है। उन हिंदी भाषी राज्यों की 37% या 38% जो उनके वोटर हैं, जिनके दम पर वो सरकार बनाते हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा इनका वोट बैंक है, और उत्तराखंड है, और मान लीजिए कि कुछ और राज्य हैं। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री 75 जिलों में 50 सभाएं संबोधित कर रहे हैं और पूरी की पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली है, अमित शाह ने ले ली है या जेपी नड्डा ने ले ली है, तो आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। अगर वो उत्तर प्रदेश में हार जाए तो पूरे देश में हार जाएगी। तो ममता बनर्जी इस समय कुछ नहीं कर रही है। वो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर रही है जहां कांग्रेस है, राजस्थान में नहीं कर रही है जहां कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में नहीं कर रही है जहां कांग्रेस है, हरियाणा में तो कर रही है ना, कर रही है, हरियाणा में तो कांग्रेस है। हाँ, हरियाणा में इसलिए कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है जी। कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है, और वहां कांग्रेस को लेकर आप पाएंगे कि कोई बहुत हलचल नहीं है। अभी आप पंजाब में भी अभी आप देखिए कि कांग्रेस की स्थिति किस तरह से बदल रही है। तो ममता बनर्जी ने अगर तंवर को अपने साथ लिया है वहां पर हरियाणा में, तो मुझे भी नहीं लगता कि आरंभिक तौर पर कोई तंवर वहां कोई बड़ा काम कर पाएंगे, क्योंकि वो हरियाणा में ही अपने जब कांग्रेस में रहते हुए कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए। वहां की जो अंदरूनी राजनीति है वहां की जी, तो उसको लेकर मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को समाप्त नहीं कर रही हैं। वो कांग्रेस को आईना दिखा रही हैं कि आप अगर विपक्षी दलों के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे और विपक्षी दलों के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो कांग्रेस को समाप्त होना जरूरी है। वो हो जाएगी, तो इसलिए वो हो जाएगी। श्रवण गर्ग जी बहुत निर्मम तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं। मुझे जाना तो बप्पा चटर्जी जी के पास था, लेकिन कांग्रेस को लेकर जितनी तल्ख टिप्पणियां श्रवण गर्ग जी ने की है, उसकी प्रतिक्रिया में कैप्टन अजय यादव का नजरिया जानना बड़ा जरूरी है। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आपके गृह राज्य के संदर्भ में श्रवण जी इस आकलन पे है कि अब आप कांग्रेस वहां पर भी कुछ कर नहीं पा रही है। इत्तेफाक रखते हैं कि आप लोगों के आपसी लड़ाई ने राष्ट्रीय स्तर पर यह हालत बना दी है कि वहां पर आपको कोई चुनौती के तौर पर मानने के लिए भी श्रवण गर्ग जैसे
सुधीर पत्रकार भी तैयार नहीं है। कुछ कहेंगे कैप्टन साहब? देखिए ये वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। इनको मालूम होना चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। आज विपक्ष में अगर सबसे कोई मजबूत पार्टी है तो कांग्रेस है, और आने वाले समय में कांग्रेस की 60 से 70 ज्यादा सीटें आएंगी। ये जो भ्रम इनको है कि कांग्रेस की यहाँ कुछ नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा कि शायद ये जमीन से जुड़े हुए नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को कमजोर नहीं कर रही है। अरे भाई कमजोर क्यों नहीं कर रही है, तो फिर ये दिल्ली में क्यों इंटरफेयर कर रही है? आप ये आसाम में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? इनका मकसद कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या राज्यसभा में इनको वेस्ट बंगाल से कोई व्यक्ति नहीं मिला कि आसाम से जो है किसी को बना रहे, गोवा से किसी से बना रहे, और गोवा में इनको पता लग जाएगा अपनी जमीन का, इनको त्रिपुरा में पता लग जाएगा अपनी जमीन का। यानी कि इस तरीके से बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वो वाली बात कर रहे हैं। कहाँ सोनिया गांधी है और कहाँ ममता बनर्जी है? ममता बनर्जी तो राजीव गांधी जी की उपज है। वो उनको लेके आए थे, पार्टी में लेके आए थे। आज जो कांग्रेस को धोखा दे सकती है, वो मतलब कि विपक्ष के उसको विश्वास कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में कौन, अखिलेश यादव उन पर विश्वास क्यों करेंगे? बिहार में लालू प्रसाद जी उन पे विश्वास क्यों करेंगे? आंध्र प्रदेश में विश्वास कौन करेगा? जो कांग्रेस के साथ इस प्रकार की जो है बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने सही किया, उनको टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो जो है जो भूमिका वो निभा रही है, वो भाजपा को मदद करने की भूमिका निभा रही है, और जो इनके तथ्य हैं उस पर आधारहीन है और उसमें कोई दम नहीं है, और उनमें इतनी ताकत नहीं है वो कांग्रेस का मुकाबला कर सके या कांग्रेस की जगह ले सके। ना ही उनके अंदर इतनी नेतृत्व की क्षमता है कि राहुल गांधी जी जो है, प्रियंका जी जो है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज कार्य कर रही हैं, उससे समाजवादी पार्टी भी हिल गई है। और अगर कोई जमीन पे अगर कोई नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस नजर आ रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इनको इस प्रकार की जो ये बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं, और इनकी जो सोच है मैं बहुत ही मुझे अफसोस है कि इस प्रकार के वरिष्ठ पत्रकार जो है इस प्रकार की बात कांग्रेस के बाद में कह रहे हैं कि हशिया पे चली जाएगी कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का वजूद ना कभी खत्म होगा ना कभी खत्म होगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में। तो कैप्टन अजय यादव का अभी भी अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी का कोई मुकाबला है? कैप्टन अजय यादव जी इस विचार के साथ में है। लेकिन बप्पा चटर्जी जी, आपके पास में मैं वापस लौटता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की सक्रियता ने विपक्ष की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। कितना खुश हैं विपक्ष के इस विभाजन को लेकर? साफ तौर पर कांग्रेस की ममता बनर्जी के संदर्भ में कटुता इस कार्यक्रम में भी दिख रही है। आपसे पश्चिम बंगाल में कोई बहुत काम ना हो सका हो, पर राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की सक्रियता नरेंद्र मोदी की राह आसान कर रही है। इससे आपको कोई आपत्ति, कोई ऐतराज? नहीं, ऐसा तो जो लोग कहते हैं वो लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी भी बीजेपी का राह को आसान करते हैं। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां बीजेपी जीतती है। तो ये सोच है अपनी अपनी, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ श्रवण जी, मैं सुनता हूँ, उनको भी सुनता हूँ। मेरा सौभाग्य है आज उनके साथ डिबेट में हूँ, कैप्टन जी जैसे वरिष्ठ नेता के साथ डिबेट में हूँ। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए। लेकिन श्रवण कुमार जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा, कि भाजपा को अगर डर है तो सिर्फ एक बात से डर है, वो है येलो जर्नलिज्म से। येलो जर्नलिज्म से भाजपा सही में डरती है, और जिसका कारण ये है कि आज आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, देश विरोधी नारे के साथ खड़े होते हैं, देशद्रोहियों के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन जब समय आता है देश के पक्ष में बोलने का, जब सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के सम्मान को बढ़ाने का, उस समय में आप लोगों के मुंह में ताला बंद हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कटु तरह से अपनी वक्तव्य को रख रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, ये वास्तवता है, इससे आप मुकर नहीं सकते।
और इसका कारण ये है, आज देखिए देश में जो हाल चल रहा है, इस हाल को लेके कोई चर्चा करना नहीं चाहती। मैं बताना चाहता हूं, अभी झा जी गिना रहे थे स्वास्थ्य साथी और क्या क्या। स्वास्थ्य साथी का विषय अभी कोर्ट में गया है। एसएससी का विषय पे अभी 200 दिन का मैं अगर उपलब्धि गिनाऊंगा, ममता दीदी 200 दिन का उपलब्धि बताई थी। क्या बताई थी? डबल डबल चाकरी होबे, बांग्ला में मंच से बोली थी, डबल डबल चाकरी होबे बांग्ला में, ठीक है। वहां देखिए एसएससी नियोग में दुर्नीति, वहां पर ही सीबीआई को तदंत भार दे दिया है हाईकोर्ट ने। ये लोग अभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं उस राय को नकारने के लिए। फिर बोले थे जनगण का समस्या का हम हर समाधान करेंगे, और ऐसा समाधान तिरपाल चोरी, राशन चोरी, ये तो तृणमूल का हम लोग देखे ही थे। वैक्सीन चोरी भी देख लिए थे। लेकिन अब देखिए कैसा परिस्थिति रोकना है। चाहूंगा, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव आने में 4.5 साल का समय बाकी है। आपके ऐसे भाषण, आपके ऐसे बयान, आपके ऐसे आरोप विधानसभा चुनाव के दौरान पर्याप्त हमने सुन लिए, देख लिए, और उसके बदले में पश्चिम बंगाल की जनता का प्रचंड बहुमत के रूप में ममता बनर्जी को समर्थन भी देख लिया। तो अभी विषय वह नहीं है। विषय केवल इतना जानने में है कि पश्चिम बंगाल में जिस नेता ने अपने आप को जन नेता के तौर पर साबित किया है, क्या वो देश की नेता के तौर पर भी साबित हो पाएगी, ये एक सवाल है। तो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले बप्पा चटर्जी अपने गृह प्रदेश की नेत्री की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उम्मीद के संदर्भ में क्या सोचते हैं, इसे जानने में दिलचस्पी है। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की यह नेता देश की नेता के तौर पर गंभीरता से ली जाएगी, या आप खारिज करते हैं कि नहीं बस राज्य के स्तर तक की हैसियत थी, इससे ऊपर कुछ ज्यादा सोचिए मत? नहीं, ये मैं नहीं खारिज कर रहा हूँ। पूरे बंगाल में आज जो चल रहा है, जो लोग बंगाल से रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, बंगाल से बिलोंग्स करते हैं, उन लोगों को भली भांति पता है कि बंगाल में रहने वालों की, बंगालियों की आज अदर स्टेट में क्या पहचान बन गई है। आज हम लोग धुतकारे जा रहे हैं। आज हम लोगों को श्रमिक क्या बोला है, परजीवी बोले हैं, ठीक है। ऐसा परिযায়ী श्रमिक बना दिया है हम लोगों का। बंगाल के में आज एजुकेशन का स्तर देखिए, आज नौकरी का स्तर। ये विषय है, मुझे जिस विषय पे आ रहा है हिमांशु जी, आपने मुझे रोका उस विषय पे। मैं बता रहा था कि 200 दिन में उन्होंने जो जो वादे किए थे, उस वादे में उन्होंने किस तरह से बंगाल से धोखाधड़ी की है। वो पेट्रोल डीजल के दाम लेके कोई बात नहीं कर रहे, जहां सेंट्रल ने 5 से 10 रुपए तक दाम घटाया। क्यों? आज तृणमूल कांग्रेस पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए 1 रुपया भी दाम घटाने के लिए कुछ बात नहीं कर रहे। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी एक शब्द नहीं बोले कि महंगाई के लिए इतना चील चित्कार करते हैं जो लोग, वो आज पेट्रोल डीजल के बारे में नहीं बता रहे। आज बंगाल में दारू की दाम क्या बताएं बप्पा चटर्जी? पेट्रोल डीजल के संदर्भ में आपने 1.5 महीने में 9 रुपए कीमत बढ़ाकर 10 रुपए कीमत घटा ली, एहसान कर दिया देश के ऊपर। इस पर बात करें श्रवण जी, इस पर आप भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में टिप्पणी करें? माफी चाहूंगा, मैं बहुत विनम्रता के साथ फिर दोहराता हूं कि आप जिन आरोपों को लगा रहे हैं उनमें कुछ भी नया नहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कथित कुशासन के संदर्भ में 10 साल का लेखा जोखा आपने प्रस्तुत किया। उस लेखा जोखा को जनता ने अपने वोट की शक्ल में खारिज कर दिया, इसलिए हम उस पर इस कार्यक्रम में चर्चा नहीं कर रहे थे। हम केवल उनकी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति की कोशिशों पर बात कर रहे हैं। और मैं वापस अशोक झा जी के पास चलता हूं। और झा साहब, कांग्रेस बहुत नाराज है इस बात से कि आपके पास में नहीं है दाने और आप चल रहे हैं भुनाने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो कैप्टन अजय यादव बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री के संदर्भ में भाजपा के प्रवक्ता बप्पा चटर्जी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल को इतना बर्बाद कर दिया, देश के नेता के तौर पर कौन गंभीरता से लेगा। इन टिप्पणियों के बीच आपका नजरिया, अपना राज्य देखिए, मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, उसे ठीक ठाक तरीके से निभाइए, पश्चिम बंगाल की कुछ इज्जत बढ़ाइए। बप्पा चटर्जी कह रहे हैं यहाँ पर हमारी इज्जत कुछ रह ही नहीं गई है देश के स्तर पर। क्या कहते हैं झा साहब? हमारे यादव साहब जी का, पत्रकार साहब का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताऊं कि यादव साहब ने बड़े अश्लील शब्द का प्रयोग किया। मुंगेर एक राष्ट्रीय स्तर की नेत्री ममता बंदोपाध्याय को उन्होंने कहा कि ये राजा भोज और गंगू तेली है। मैं अगर कहूं कि सोनिया गांधी छुछुद्दर के सर में चमेली का तेल है, ये अच्छा लगेगा क्या?
ये अच्छी लगेगी? खालिंदा है। जी। कांग्रेस के लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो कहाँ पे खड़े हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से चला गया है, बिहार उनके हाथ से चला गया है। वो एक समय में उत्तर प्रदेश और बिहार पर बनाते थे। ममता बंदोपाध्याय ने बड़ी दूरदर्शिता के संग उत्तर प्रदेश के जमीनी कमलापति पार्टी के पोते और परपोते को लाकर उन्होंने ये साबित किया है उनकी जमीन मजबूत है, उसकी जमीन मजबूत है। और जिसका जमीन मजबूत होता है, भारत के लोग, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2024 में आपके मोदी साहब का जो वायरस है ना वो उसका वैक्सीन एकमात्र ममता बंदोपाध्याय है। और वो वैक्सीन पर काम करेगी तो आप दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। आपको ये बात समझना चाहिए। कहना है ज्यादा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पश्चिम बंगाल के जो उनके सैकड़ों, हजारों, लाखों कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके हितों पर भारी तो नहीं पड़ रही है? जिन लोगों ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की, उनको दरकिनार करते हुए कल के आए हुए नेताओं को राज्यसभा में पहुंचाया जा रहा है। ये अनदेखी, ये उपेक्षा, ये जाति आपको कहीं पश्चिम बंगाल में भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, मैं आपको बताऊं, बड़े श्रद्धा के संग बता रहा हूँ आपको। आई मस्ट गिव ऑनर टू द चेयर। मैं जिस दल से रखता हूँ उसकी नेतृत्व ममता बंदोपाध्याय और जीरो से शुरू की है। किसी के आशीर्वाद से जननेत्री नहीं बनी है। ये बात आपको ध्यान में समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पंडित नेहरू जी थे, उसके बाद फिर हमारे इंदिरा गांधी हो गए, फिर वरुण गांधी आ गए, फिर ये आ गए। ये तो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले तो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे। कीर्ति आजाद किसके लोग थे और कीर्ति आजाद का क्या अपराध था, सिवाय यही था कि जेटली साहब ने बड़े तन्मयता से चोरी की क्रिकेट के मैदान में, उसका विरोध करने का उनको ये भुगतना पड़ा कि उनको पार्टी से सुने निकाल दिया। यशवंत सिंह आप बोलते हैं आपका अपना विकास खाली देख रहे हो और किसी का विकास नहीं देख रहे हो। और ये वायरस है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोविड-19 वायरस पे तो आपने टिप्पणी कर ली। मेरा जो सवाल था उसका आप उत्तर देने से दाएं बाएं हो रहे हैं। जानने में दिलचस्पी है, कल की आई हुई सुष्मिता देव राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की शोभा बढ़ाएंगी। माननीय फ्लेरियो जी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए पार्टी में आए हुए, उन तमाम कार्यकर्ताओं के पसीने में भारी पड़ गए जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 1998 से लेकर 2021 में कहां से कहां पहुंचा दिया। तो सवाल तो है ना कि ममता बनर्जी की राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कीमत पश्चिम बंगाल के कर्मठ कार्यकर्ताओं को अपने हितों को तिलांजलि देकर चुकानी पड़ रही है। इस पर अशोक झा कुछ कहेंगे? मैं बता रहा हूँ राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश में हमारे अपना वजूद कायम करना है। हमें गोवा में करना है, हमें त्रिपुरा में करना है। और राष्ट्रीय राजनीति की व्यापक सोच के चलते हम इन छोटी छोटी बातों में उलझ के नहीं रहेंगे। हमको भाजपा को ऊपर फेंकना है और उसके लिए कीर्ति आजाद चाहिए, उसके लिए हमको शत्रुघ्न सिन्हा भी आवश्यकता पड़ेगी तो चाहिए। फिर आपको मैं बताऊं कि अभिषेक बनर्जी से कम तो ममता बनर्जी के नजर में उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह के बालक का नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक सोच के चलते आप जिस लाइन पे मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं आपको बार बार बताऊं कि तृणमूल कांग्रेस के जन्म लग्न के जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, सोच व्यापक जो है व्यापक सोच और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सोच के साथ में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते हैं, उनका कहना है। मैं श्रवण जी के पास जाना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूं कि एक लंबी कोशिश लंबे समय से कांग्रेस पार्टी कर रही थी सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के संदर्भ में। भले ही आपके अनुसार ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल से बाहर कोई वजूद ना हो, पर क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि ममता बनर्जी की सक्रियता और तोड़फोड़ की राजनीति ने कांग्रेस की संयुक्त विपक्ष के रूप में जो मुहिम चल रही थी उसको धक्का दे दिया है? क्या इससे आपका इंकार है? क्या आपको लगता है कि पहला नुकसान भाजपा को तो जाने दें, कांग्रेस को जरूर ममता बनर्जी ने दे दिया है कि कांग्रेस जो लंबे समय से प्रयास कर रही थी संयुक्त विपक्ष के संदर्भ में,
नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर उतारने के लिए वो मुहिम झटका खा गई है? दो तीन चीजें हैं। मैं मेरे बारे में जो टिप्पणी की इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने और अजय जी ने, जो मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। जी। कीर्ति आजाद का अगर आप अनुभव देखें राजनीति में, उनका पारिवारिक छोड़ दीजिए कि उनके पिताजी भागवत आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और भागवत आजाद केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। जी। पवन वर्मा जी। जेडीयू में क्या थे, राज्यसभा में क्या थे, नीतीश कुमार के साथ वो क्या रहे। फलेरियो गोवा में, गोवा की राजनीति में उनका क्या योगदान है। सुष्मिता देव, उनका कितना अनुभव था। जी। और आप भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि जो बरसों से जो कार्यकर्ता खप रहे थे, आप मुझे बताइए हिमांशु जी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया और उनके साथ टीम को लिया और एक सरकार को गिराया, तब आपने सोचा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसा लगा होगा? जी। जब केशव प्रसाद मौर्य को लिया बीएसपी से, जी। जितिन प्रसाद को लिया, मैं आपको सैकड़ों कार्यकर्ताओं की लिस्ट दे सकता हूं जिनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, राज्यों में मंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में, और उन कार्यकर्ताओं की कीमत पर बनाया गया, उन नेताओं की कीमत पर बनाया गया जो वर्षों से पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ये सब? मतलब ये तो सिद्धांतों के खिलाफ होना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं। जी। दिक्कत क्या है कि इनको अपने यहाँ की गलतियां समझ में नहीं आती है और इनको लग रहा है कि ममता बनर्जी, देखिए हिमांशु जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ममता बनर्जी कांग्रेस को समाप्त नहीं करना चाहती हैं, वो कांग्रेस बनना चाहती हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है कि तृणमूल कांग्रेस में से वो तृणमूल को हटा के कांग्रेस बनना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस अब आउटडेटेड हो चुकी है और कांग्रेस में अब कुछ दम नहीं है। कांग्रेस अपने अंतर विरोधों से घिरी हुई है। कांग्रेस में मनीष तिवारी सत्ता जाने के बाद आज किताब लिखते हैं और मनमोहन सिंह की कमियां बताते हैं और कैसे मुंबई हमले के समय सरकार ने गलती की वो गिनाते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये आत्महत्या पर तुली हुई है और ममता बनर्जी के दिमाग में जो नक्शा है या स्वप्न है वो आज का नहीं है। अगर आप बात करें, जो चीज बाहर आ रही है वो 10 साल बाद का है। जब ये आज जो बात चल रही है वो मोदी, प्रियंका, केजरीवाल, आप पूछिए, आप बताइए मुझे हिमांशु जी कि अपोजिशन की एकता को लेकर नीतीश कुमार की कौन चर्चा कर रहा है आज? जी। किसी समय बात ये चलती थी कि नीतीश कुमार देश के विपक्षी एकता में हो जाए तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते थे। तो पूरी राजनीति बदल रही है और सोनिया गांधी या कांग्रेस उसको समझना नहीं चाहती है कि कांग्रेस में नए नेता किस तरह के आ रहे हैं और कौन लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर वो ममता बनर्जी को अभी भी ये मानती हैं कि वो कांग्रेस से निकली हुई एक नेत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस से टूटकर अपना दल बना लिया और वो आज कांग्रेस को तोड़ रही हैं, तो ये बहुत, मैं कहता हूं कि राजनीति में इस तरह की चीजों को लेकर चलना राजनीति का को समझना नहीं है। वर्तमान राजनीति जो है, अगर इस समय जो ममता बनर्जी कर रही हैं उन्होंने नहीं किया तो 2024 में तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। तो ममता बनर्जी जो कर रही है हिमांशु जी, वो 2024 के लिए कर रही हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनने के लिए कर रही हैं। वो कांग्रेस की जहां ताकत है वहां बिल्कुल टच नहीं कर रही हैं। जहां उद्धव ठाकरे हैं वो बॉम्बे जा रही हैं, उद्धव ठाकरे से मिलने वाली हैं, शरद पवार से मिलने चाह रही हैं। वो विपक्षी एकता में काम कर रही है और उस विपक्षी एकता में अगर कांग्रेस बाधा बनती है
तो वो कांग्रेस को तोड़ने में भी उनको परहेज नहीं होगा। बहुत छोटी सी बात है। नहीं है, वो विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं, श्रवण जी ये कह रहे हैं, और कांग्रेस अगर बाधक बन रही है तो उन्हें कांग्रेस को तोड़ने में भी गुरेज नहीं है। कैप्टन अजय यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बार बार बात ये आ रही है कि जो भूमिका कांग्रेस को निभानी थी वो भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही, इसलिए ममता बनर्जी को ये प्रयत्न करना पड़ रहा है। आप इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई जो प्रयास आपको करने थे, जो संजीदगी आपको दिखानी थी, उसके स्थान पर आप तो कहीं और दूसरी चीजों में मशरूफ हो जाते हैं, इसलिए बाकी को ये काम करना पड़ रहा है। नहीं, आप मुझे बताइए कि तमिलनाडु के अंदर हमारा गठबंधन जो है डीएमके के साथ है। केरला में जो है हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना तो ममता बनर्जी की जरूरत है। ठीक है, हमारा जो है आपका एनसीपी के साथ हमारा महाराष्ट्र के अंदर हमारा गठबंधन है, वहां पर टीएमसी का कोई रोल नहीं है, ना ही टीएमसी वहां का रोल पैदा कर सकती है। मध्य प्रदेश में कुछ इनका नहीं है, और हरियाणा में टीएमसी का क्या लेना देना है, दिल्ली में क्या लेना देना है। अगर उनको कोई बात करनी है, 2024 जो है 2 साल ही रह रहे हैं, 2 साल में आप सोचते हैं कि वो बल्कि उनको ये करना चाहिए कि अपने जो बंगाल के जो लोग हैं उनको मेंबर बनाना चाहिए राज्यसभा में। वो दूसरों लोगों को राज्यसभा में लेके प्रलोभन देके वो क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि आप बताइए, आसाम के अंदर टीएमसी का क्या है, वहां पर किस लिए उन्होंने सुषमा देव को जो है प्रलोभन देकर वहां पर जो उन्होंने जो है उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। उनके जो इरादे हैं वो केवल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हैं, उनके इरादे ये नहीं है। वो सोचती है कि क्या कांग्रेस की भूमिका, क्या जो कांग्रेस का नेतृत्व है, क्या उसका मुकाबला जो है अगले 20 साल तक ममता बनर्जी नहीं कर सकती हैं। मेरा उनको परामर्श है कि वो अपना वेस्ट बंगाल में अपना ध्यान रखें। तो ये ना हो कि अपनी वेस्ट बंगाल की वहाँ के जो लोग राज्यसभा में जाना चाहते हैं, उनके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया होगा पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्या उनको राज्यसभा में जाने का अधिकार नहीं है? क्या भारी लोगों को राज्यसभा में? तो अजय यादव जी तो स्पष्ट तौर पे हैं, उनका परामर्श है ममता बनर्जी को, जरा अपना पश्चिम बंगाली ठीक ठाक तरीके से देखें। 2 साल के वक्त में राष्ट्रीय स्तर पर वो चुनौती बन पाए, ये संभव ही नहीं है। और श्रवण जी, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास रुक कर रहा हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका की तलाश पहले ना किया हो, पर सफल नहीं हुए हैं। शरद पवार एक उदाहरण है, नीतीश कुमार एक उदाहरण है। ममता बनर्जी के साथ एक बड़ी चुनौती गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से ताल्लुक रखना भी है। आप भले ही इसे विपक्षी एकता की कोशिश मात्र मान रहे हैं, पर महज क्या विपक्षी एकता के लिए वो इतना काम कर रही हैं? और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से संबंध खराब करने की कीमत पर कर रही हैं। तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। आप थोड़ा इससे स्पष्ट करेंगे? ये जो भाषा का जो मुद्दा आप बता रहे हैं, ये तो कुछ समझ के बाहर है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर दक्षिण भारत का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं पाएगा जी। मतलब ये बड़ा आप एक प्रांतवाद और भाषावाद चला रहे हैं। और मैं माफी के साथ में श्रवण जी आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहा हूं। आपने स्वयं भाजपा की संरचना के संदर्भ में अभी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, कुछ हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही बेहद प्रभावी स्थिति में है और उसके चलते वह देश में सरकार बनाने में सफल हो जाती है। तो उसी संदर्भ में गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से ताल्लुक रखना ममता बनर्जी के लिए राह मुश्किल नहीं करता है। मेरा संदर्भ केवल इतना मात्र है और आपके उल्लेख के आधार पर ही उसको विस्तार देने की कोशिश की है। ये हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी का मतलब नहीं है आज, जो मतलब नरेंद्र मोदी भी जिस राज्य से आते हैं वो गुजराती भाषी है और इसलिए कोई अब इस तरह की चीजें तो रही नहीं है देश में। और ममता बनर्जी ने अभी ये नहीं कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं या प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सारे काम कर रही हैं। वो अगर मान लीजिए कि कल से उद्धव ठाकरे या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो मतलब
जी ये तो एक बहुत दूर की कौड़ी है। मैंने पहले भी कहा है कि ममता बनर्जी 10 साल बाद की राजनीति कर रही है इस समय, कि 10 साल बाद देश की राजनीति क्या होना चाहिए। कांग्रेस जो है आज, पहले सोनिया गांधी में अटकी रही कांग्रेस, फिर राहुल गांधी में आके अटक गई कांग्रेस, फिर अब प्रियंका गांधी में कांग्रेस अटक रही है। कांग्रेस किस पूरे देश को कैसे अटका सकती है? मतलब विपक्ष की धुरी अब कांग्रेस नहीं बन सकती। हिमांशु जी, आपको ये मान के चलना चाहिए, विपक्ष की धुरी अब सारे विपक्षी दल मिलकर तय करेंगे, और उस तो दिशा कुल में मिला के बड़ी ममता महत्वपूर्ण बनर्जी काम। टिप्पणी इस कार्यक्रम के समापन में श्रवण गर्ग जी ने दी है, वो ये है कि विपक्ष की धुरी अब केवल कांग्रेस नहीं रह सकती, सभी विपक्षी दल मिलकर तय करेंगे कि धुरी कौन रहेगा। तो हमारा जो विषय था, ममता की तैयारी किस पर भारी, तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी पर जब भारी पड़ेगी तब भारी पड़ेगी, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर ममता बनर्जी की सक्रियता जरूर भारी पड़ रही है। ममता बनर्जी की यह सक्रियता कांग्रेस के उस मंसूबे पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस को यह लगता है कि तमाम विपक्षी दल उसके नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख उपस्थित होंगे और जनमत इस विकल्प के प्रति अपनी समर्थन, अपनी सहानुभूति, अपना सद्भाव व्यक्त करेगा। क्या कांग्रेस समय रहते इस चुनौती को समझ पाएगी और समझ के उस अनुरूप कदम उठा पाएगी? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ममता बनर्जी की हसरत, ममता बनर्जी की कोशिश, ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा को समर्पित है। हमारा आज का शेर, कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। कैफी आजमी ने जो ये लिखा है वो मनुष्य के मूल वृत्ति को चित्रित किया है। क्या ममता बनर्जी एक आम इंसान के तहत इसी महत्वाकांक्षा से ग्रसित है, या श्रवण जी जो इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि नहीं, ये बात केवल उनकी निजी महत्वाकांक्षा के संदर्भ में नहीं, बल्कि एक सशक्त विपक्ष को तैयार करने की कोशिशों के संदर्भ में देखे जाने की वैसा है? सच क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, तो वो इंतजार हम करेंगे। लेकिन अब आपसे चाहेंगे इजाजत, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सलाम।